अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स का आईकैप का एक सवाल डिस्कस करेंगे और ये स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपके पास सस्पेंस अकाउंट की, बेड डेट्स की, डेप्रिसिएशन की, इन्वेंट्री की यानी कि IS2 की नॉलेज होनी चाहिए। सवाल कहता है द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिबी ब्रदर्स डीलर ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स डिड नॉट एग्री एज एट 31 December 2018 एंड द डिफरेंस was carried to suspense account. The financial statements prepared from the trial balance showed a gross profit of 854,000। ठीक है। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। कुछ एरर्स दिए हुए हैं आपको और आपको जो है जर्नल एंट्रीज पास करनी है एरर्स को सही करने के लिए और करेक्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो बताना है। तो जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। नंबर 1, सेल्स इनवॉइस ऑफ 24,000 वॉज डेबिटेड टू द डेटर्स अकाउंट एज 42,000। यानी कि आपने जब कोई चीज़ बेची होती है तो आपको जो एंट्री पास करनी होती है सही अमाउंट से वो होती है डेटर डेबिट 42,000 और सेल्स क्रेडिट 42,000। पर आपने क्या कर दिया कि आपने जो है वो डेटर को वॉज डेबिटेड टू दी डेटर्स। अच्छा एक मिनट, सेल में 24,000 की थी, 24,000 से ये एंट्री पास होनी थी। आपने क्या कर दिया, आपने डेटर्स को डेबिट कर दिया। डेटर्स को आपने डेबिट किया हुआ है 42,000 रुपीज़ से। सेल्स को आपने सही रिकॉर्ड किया है 24,000 से। तो डिफरेंस आ गया और इस एरर की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं होगा। अब इस एरर को करेक्ट करना है यानी कि डेटर्स को अपनी सही वैल्यू पे लेकर आना है। आपने जो है वो अभी डेटर्स को सेल्स इनवॉइस 24,000 की थी, आपने 24,000 पे रिकॉर्ड करना था, आपने 42,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ। तो आपको करेक्टिंग एंट्री जो पास करनी होगी, जो इस सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। और डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट कितने से करोगे, कम करने के लिए डिफरेंस लोगे इन दोनों का। ठीक है, 18,000 आता है। और क्योंकि ये एक एरर, ऐसा एरर है कि जिसमें सस्पेंस अकाउंट आया होगा, तो सस्पेंस अकाउंट को 18,000 से डेबिट करूंगा। अगर सस्पेंस अकाउंट की किसी के पास नॉलेज नहीं है तो वो करेक्शन ऑफ एरर्स के मेरे लेक्चर्स देख सकता है। एनीवेज, ये एंट्री है इस सवाल की जो हमें बुलेट नंबर 1 के हिसाब से पास करनी है। बुलेट नंबर 2 में चलते हैं। A purchase of 23,000 was entered in purchases daybook as 32,000 and posted to the creditor's account as 3,200। 23,000 रुपये की परचेजेस थी। 23,000 रुपये की परचेजेस थी तो सही एंट्री होनी क्या चाहिए, पहले ये देखते हैं। परचेजेस डेबिट होना चाहिए, ठीक है ना, 23,000 रुपये से। और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिट होने चाहिए थे 23,000 रुपये से। लेकिन करा क्या है आपने, आपने जो परचेजेस है उसको रिकॉर्ड किया हुआ है 32,000 पर। ठीक है ना। और जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनको आपने रिकॉर्ड किया हुआ है 3200 पर। तो अगेन ये एक ऐसा एरर है जिसपे सस्पेंस अकाउंट सामने आएगा। और अगर मैं परचेजेस को अपनी सही वैल्यू पे लेकर जाऊँ, अभी 32 पर है, 32 से मुझे उनको 23 डेबिट पे लेकर जाना है। यानी कि अभी ज़्यादा डेबिट हुआ हुआ है, 32,000 हुआ हुआ है डेबिट, और उसको 23,000 पे लेकर जाना है। यानी कि अब 9,000 से मुझे परचेजेस की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है ना। इन दोनों के डिफरेंस से जब मैं क्रेडिट करूंगा तो 32,000 वाली चीज़ 9,000 कम होकर 23,000 पर आ जाएगी। दूसरा, क्रेडिटर्स 23,000 पर रिकॉर्ड करने थे, आपने 3200 पर रिकॉर्ड किए हुए। तो क्रेडिटर्स जो है उनको मज़ीद क्रेडिट करना पड़ेगा इन दोनों के डिफरेंस के साथ। ठीक है ना। और इवेंचुअली अगेन सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा और वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अच्छा, अगला है एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट ऑफ 94,000 ड्यू टू लोअर डिमांड, इट हैड एन इरेजिबल वैल्यू ऑफ 81,000। हमें ये मालूम है कि हम अपनी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पर बुक करते हैं। तो 94,000 वाली जो चीज़ कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुई हुई है उसकी एनआरवी 81,000 है। यानी कि मुझे 13,000 रुपये से स्टॉक की वैल्यू को कम करना है। तो मेरा जो स्टॉक या इन्वेंट्री है उसको मैं कम करूँगा। कम करने के लिए इन्वेंट्री को करूँगा मैं क्रेडिट 13,000 रुपये। ठीक है ना। और इसका इम्पेक्ट क्या जाएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट सेम अमाउंट से यानी कि 13,000 से। अगला है अ सब टोटल ऑफ 49,000 वाज कैरीड फॉरवर्ड इन द सेल्स डे बुक एज 94,000। इसके लिए आपके पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सेल्स डे बुक में एक सब टोटल था 49,000 का, वो जब मैंने कैरी फॉरवर्ड किया यानी कि अगले पेज पर लेकर गया और उसको लिखा तो मैंने 94,000 लिख दिया। तो मैंने कितना ज़्यादा लिख दिया सेल्स को, 94,000 माइनस 45,000। मैंने 49,000 सेल्स को एक मिनट, 49,000 सॉरी 49,000
तो मैंने 45,000 रुपये सेल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। तो भाई इसको सही करने के लिए अब सेल्स को कम करना है यानी कि डेबिट करना है। सेल्स डेबिट हो जाएगा 45,000 से, और सस्पेंस अकाउंट जो है ना वो क्रेडिट हो जाएगा 45,000 रुपये से। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अगला है रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस वेयर 82,000 एंड 99,000 रिस्पेक्टिवली। रिटर्न इनवर्ड्स की वैल्यू और रिटर्न आउटवर्ड्स की वैल्यू ट्रायल बैलेंस कब बनता है? डबल एंट्रीज के बाद, टी अकाउंट्स बनाने के बाद, लेजर्स बनाने के बाद, बुक्स ऑफ प्राइमरी बनाने के बाद, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन निकल जाने के बाद, उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस में रिटर्न इनवर्ड्स 82,000 पे लिखा और रिटर्न आउटवर्ड्स 99,000 में लिखा। ठीक है, ये नहीं बोलता कि ये गलत है, बोलता है ये था, ये लिखा। While preparing the financial statements, the amount of return inward was shown as return outward and vice versa. लेकिन जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ट्रायल बैलेंस से वैल्यूज पिक कर बनाते हैं, तो मैंने आउटवर्ड्स की जगह इनवर्ड्स, इनवर्ड्स की जगह आउटवर्ड्स की वैल्यू लिख दी। अब इसकी जो है ना कोई एंट्री पास नहीं होगी, इसलिए क्योंकि ना रिटर्न इनवर्ड्स का अकाउंट गलत बना हुआ है, ना रिटर्न आउटवर्ड्स का अकाउंट गलत बना हुआ है, ना उनकी दी हुई वैल्यूज़ गलत है, कुछ भी गलत नहीं है। ट्रायल बैलेंस भी सही है, टी अकाउंट्स भी सही हैं, ब्रॉड डाउन भी सही है, कैरी डाउन भी सही है, लेजर्स भी सही हैं, बुक्स ऑफ प्राइमरी भी सही हैं। बस जब इवेंचुअली आखिर में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा था, तो मैंने जहाँ इनवर्ड लिखना है वहाँ आउटवर्ड, जहाँ आउटवर्ड लिखना है वहाँ पे इनवर्ड लिख दिया। ऑल्दो इससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत प्रिपेयर होंगे, ठीक है, और एक्सपेंस ऑल्दो क्या कहते हैं, ये जो अमाउंट्स हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत होंगी, लेकिन इसकी कोई डबल एंट्री में गलती नहीं है। ये बात ज़रा समझिएगा, ठीक है ना। और जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो ज़रा ग्रुप पर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वॉइस नोट में बता दूंगा बेहतर। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव 4100 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट और डिस्काउंट अलाउड। जनाब जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो ना तो वो आपकी इनकम होती है, उसको क्रेडिट होना चाहिए। आपने डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में उसको डेबिट पर रिकॉर्ड कर दिया। तो अब दो चीज़ें होंगी, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड करने के लिए डिस्काउंट रिसीव 4100 से क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जो है वो बिला फजूल में डेबिट कर दिया है, उसका इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए उसको 4100 से क्रेडिट। और सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट जो है वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर बोलते हैं एस बी स्टार्टेड यूजिंग एन इन्वेंट्री आइटम एज ऑफिस मशीनरी इफेक्टिव फॉर 1st October. No adjustment has been recorded and this item is included in closing inventory. The cost and selling price of this item is 145 and 182,000. तो जनाब जब आप कोई अपना ही इन्वेंट्री की चीज़ अपने एज अ फिक्स एसेट यूज़ करना शुरू करते हो, तो उसको आप जो है वो परचेजेस से हटाकर अपने फिक्स एसेट्स में लेकर आते हो, वो आपका पीपीई बन जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाता है आईएस 16 के हिसाब से, और वो आपका एक फिक्स एसेट्स, एक नॉन करेंट एसेट बन जाता है। वो एंट्री आपने पास ही नहीं की, तो वो एंट्री मैं पास करूँगा तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, होगा 145,000 से, कॉस्ट से ये एंट्री पास होती है हमेशा, सेलिंग प्राइस से नहीं होती, और परचेजेस से निकला होगा तो ये 145,000 क्रेडिट। अब मज़े की बात यह है कि ये इन्वेंट्री में भी मैंने काउंट कर लिया, ये इन्वेंट्री में भी शामिल है, ठीक है ना। तो अगर इन्वेंट्री में भी शामिल है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री से हटाना है, जाहिर सी बात है, अब वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में नहीं आना चाहिए। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से हटाना है तो इन्वेंट्री का जो अकाउंट है, या क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारी, क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो 145,000 से कम करनी है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो उसका दूसरा इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर जाएगा। ठीक है जी, तो ये 145,000 से हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, अनदर ऑफिस मशीनरी, अनदर ऑफिस मशीनरी। अच्छा, इसकी कोई डेप्रिसिएशन का भी शायद इम्पैक्ट हो, देखते हैं। देखो एंड में, सवाल के एंड में डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए हैं। ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिसिएटेड एट 10% फ्रॉम द मंथ ऑफ डेप्रिसिएशन टू द मंथ प्रायर टू डिस्पोजल यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डेप्रिसिएशन भी बुक नहीं हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इसकी एंट्री कितने से पास होगी, जो अमाउंट है उस पर परसेंटेज अप्लाई करी। और पूरे साल की तो बात नहीं हो रही है, 3 महीने की बात हो रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बुलेट नंबर 7 की डिस्कशन करें ना हम, तो 3/12, तो 3625 की डेप्रिसिएशन कम हुई है, वो भी हमने कर दी। अच्छा, 7 में बोलता है, सॉरी 8 में आप बोलता है अनदर ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270,000 विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 127,200 एज ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 यानी कि साल के पहले दिन, साल के पहले दिन की नेटबुक वैल्यू बताई हुई है, वॉज डिस्पोज ऑफ ऑन 1 सितंबर 2018 फॉर 80,000। द सेल्स प्रोसीड वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड होल ईयर्स डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन।
पूरे साल की मशीन पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दी। पहले तो डेप्रिसिएशन का रिवर्सल देखते हैं। देखो डेप्रिसिएशन अगर मैंने पूरे साल की प्रोवाइड करी हुई होगी, डेप्रिसिएशन का रेट 10% है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ हो रहा है, तो जो मेरी कैरिंग वैल्यू है 127200, मैंने क्या किया होगा, मैंने 127200 पर प्रोवाइड कर दिया होगा, एक मिनट, अनदर ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270,000 विद अ कैरिंग वैल्यू 127,200 आज ऑन 1 जनवरी 2018। बिल्कुल, पहले ये देख लेते हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने 1 सितंबर को डिस्पोज ऑफ किया है, तो सितंबर के बाद 1 सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने बच जाते हैं। इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी 8 महीने की, तो 8/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8420 की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है, द सेल्स प्रोसीड्स वेयर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड होल ईयर्स डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन। डेप्रिसिएशन चार्ज कितनी हुई होगी, अब हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज की होगी वो अपनी बुक्स में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। वापस से अगर पढ़ते हैं तो उसने बोला हुआ है अनदर ऑफिस मशीन कॉस्टिंग 270,000 विद अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 127,200 as on 1st of January 2018 was disposed of on 1st of September 2018 for rupees 80,000। The sale proceeds यानी कि जो पैसे आए थे were credited to accumulated depreciation account, वो मैंने accumulated depreciation account में क्रेडिट कर दिए थे, and whole year's depreciation was provided on the machine, और मशीन पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी। ठीक है जनाब। अब यहाँ बहुत ज़्यादा एक समझने की चीज़ है, ज़रा यहाँ देखिएगा। कॉस्ट ओपनिंग साल के शुरू में कॉस्ट कितनी थी, 270। अच्छा, साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू कितनी थी, साल के शुरू की नेट बुक वैल्यू थी 127,200। अच्छा, तो साल के शुरू की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई, इन दोनों का डिफरेंस। अब अगर रिड्यूसिंग मैनेज मेथड यूज़ हो रहा है और पूरे साल की डेप्रिसिएशन किसी ने चार्ज करी है, तो वो नेट बुक वैल्यू जो क्लोजिंग होगी उस पर चार्ज करता है। सवाल में एक बात लिखी हुई है, द सेल्स प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब आपको पैसे मिलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 80,000 रुपीज़ मिले, तो आपने बैंक को डेबिट करना था। ठीक है ना। और आपने करा क्या है ये देखते हैं। चलो, आपने बैंक को तो डेबिट कर दिया, लेकिन आपने क्रेडिट किसको कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब अगर 1 सितंबर को ये एंट्री मैंने पास कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि ऑल्दो मेरी कॉस्ट तो 270,000 पर ही होगी, लेकिन मैंने क्योंकि डिस्पोजल तो रिकॉर्ड नहीं किया, और जो पैसे आए वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 80,000 से बढ़ा दिया। और जब मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 80,000 से बढ़ा दिया, तो इनका डिफरेंस यानी कि क्लोजिंग WDV या क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू 47,200 आ गई। और मैंने डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगा दी, तो मैंने इस पर 10% लगा दिया होगा। तो इसका 10% कितना बनता है, इसका 10% बनता है 4720। इसका मतलब मुझे डेप्रिसिएशन बुक कितनी करनी थी, मुझे डेप्रिसिएशन बुक करनी थी 8480। मैंने बुक कितनी करी है, 4720, बिकॉज पूरे साल की बुक करी है, पूरे साल की बुक करी है, 8 महीने की नहीं, पूरे साल की बुक करी है। मगर जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने ये गलती कर दी अपने अकाउंट्स में कि बैंक को डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया, उसकी वजह से ये अमाउंट गलत आ गया, ये अमाउंट गलत आ गया, तो ये अमाउंट गलत आया, ये अमाउंट गलत आया, तो ये अमाउंट गलत आया, और डेप्रिसिएशन गलत प्रोवाइड हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेप्रिसिएशन कम प्रोवाइड हुई है। कितनी कम प्रोवाइड हुई है, 3760 कम प्रोवाइड हुई है। तो एक तो डेप्रिसिएशन को सही करने के लिए जो एंट्री पास करनी पड़ेगी वो होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 3760 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 3760। ठीक है भाई, ये एक और एंट्री होगी। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि भाई हम जो डिस्पोज़ल है उसकी एंट्री क्या पास करेंगे। अच्छा, डिस्पोज़ल में आम हालात में क्या होता है, आम हालात में ये होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, जो कॉस्ट होती है एसेट की उससे क्रेडिट करते हैं, और अगर इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आएगा। अगर लॉस है तो क्या होगा, बैंक डेबिट होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, कॉस्ट जो है P&L भी डेबिट होगा, और कॉस्ट जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है ना। अब मैंने बैंक डेबिट सही रिकॉर्ड किया हुआ है, बैंक को मैंने डेबिट किया हुआ है, बैंक को मैंने डेबिट किया हुआ है,
बैंक को मैंने डेबिट किया हुआ है, ये सही है, ठीक है ना। बकाया एंट्रीज पास ही नहीं करी हैं, बकाया एंट्रीज पास ही नहीं करी है, ठीक है, तो उसको भी हमें सही करना है। अच्छा सर, आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको 80,000 से क्रेडिट कर दिया था, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर शामिल है, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं कि डिस्पोजल के लिए क्या होगा। जब आप डिस्पोज ऑफ करते हो, तो अपनी बुक से एसेट की कॉस्ट को रिमूव करते हो। तो एसिड की कॉस्ट को अगर हम रिमूव करेंगे, एसिड की कॉस्ट को रिमूव करेंगे, मैं यहाँ पर एंट्री पास कर देता हूँ जो सवाल के मेन अपने पेज पर पास करनी है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मशीन और ये 270,000 लिख दो, सही है ना। अच्छा जी, अब लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग कर लेते हैं। देखो, अगर लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग करते हैं, तो 270,000 की इस मशीन की कॉस्ट थी। अच्छा, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी जिस दिन इसको बेचा? सर, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और ड्यूरिंग द ईयर अगर ये 8 महीने यूज़ करी है तो 8 महीने की ये डेप्रिसिएशन 8480 बनती है, यानी कि इसकी वैल्यू बननी चाहिए 118720। और ये आपने बेची कितने में? ये आपने 80,000 में बेची है, तो आपको 38720 का लॉस हुआ, 38720 का लॉस हुआ, ठीक है ना। 2,70,000 रुपये का ये एसेट था, इसकी ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है पिछले सालों वाली, इस साल की 8480 जो हमने कैलकुलेट करी ठीक है, ये नेटवर्क वैल्यू है बेचने वाले दिन, ये बैंक में जो पैसा आया, तो अगर इतने वाली चीज़ इतने में बेची तो इतने का लॉस हुआ। यानी कि दूसरी चीज़ जो आएगी वो होगी लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल हो जाएगा हमारा 38720। अच्छा जी, फिर सर बैंक भी डेबिट होता है, वो आप कर चुके हो। अच्छा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि टोटल जो उस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसको बुक से रिमूव किया जाता है। अब जब हम टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में मसला ये है कि एक एरर भी शामिल था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, उसको भी हमें अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक तो इस एसेट की डेप्रिसिएशन निकलेगी बुक से, जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, और मेरा अकाउंट जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो बिला फजूल में ज़्यादा 80,000 से डेबिट हुआ था। जो बैंक में डेबिट करने थे 80,000, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपने जो है वो क्रेडिट कर दिए थे, बैंक डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो उसको सही किया, यानी कि ये 231280। अब आप देखो इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, क्या एंट्री सही पास हुई है? सम है 270 और ये है 270, ठीक है भाई। तो ये एक मुश्किल एंट्री थी, लेकिन इसको अच्छे से आप देखिएगा तो आपको पक्का हो जाएगा। अच्छा भाई, उसके बाद बोलता है द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 2018 वाज रिकंसाइल्ड विद कैश बुक ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लिस्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स इंक्लूड्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो मैंने कस्टमर को दे दिए हैं मगर कस्टमर अभी बैंक नहीं गया और उसने बैंक से पैसे नहीं निकाले हैं। मैंने एंट्री पास कर दी होती है क्रेडिटर्स डेबिट या पेएबल्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, लेकिन बैंक से अभी पैसे निकले नहीं होते। A check issued to a creditor on 30 April 2018 amounting to 28,000। अब ये चेक 6 महीने पुराना हो गया है। मैंने आपको सिखाया था कि 6 महीने चेक पुराना हो जाए तो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है और आप रिवर्स करते हो एंट्री। ये BRS के टॉपिक में हमने सीखा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट 28,000 रुपये, और क्रेडिटर्स जो हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 28,000 रुपये। दूसरा, अ चेक डेटेड 30 December 2018 अमाउंटिंग टू ₹16,000 विच वॉज handed over to the creditor on 6 January 2019। 30 दिसंबर वाले दिन के अनप्रेजेंटेड चेक्स में एक 16,000 का चेक शामिल है जो मैंने अपने क्रेडिटर को दे दिया था, जो विच वॉज हैंडेड ओवर टू द क्रेडिटर ऑन 6 जनवरी, 6 जनवरी को मैंने अपने क्रेडिटर को दिया। तो उसकी एंट्री मैं अभी पास नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको चेक नहीं दिया, तो लिहाजा इसको भी रिवर्स करना होगा, विच मीन्स बैंक डेबिट 16,000 रुपये, क्रेडिटर्स क्रेडिट 16,000 रुपये। मैं अपने पास चेक बनाकर रखूँ, मैं अपने पास किसी का चेक बनाऊँ, हाँ यार ये 16,000 रुपये जो है इसका चेक बनाया और उसकी डबल एंट्री पास कर दूँ? नहीं, मुझे वो चेक देना है तब मैं डबल एंट्री पास कर सकता हूँ। तो 6 जनवरी को इसकी डबल एंट्री पास होनी चाहिए, इस साल नहीं होनी चाहिए, अगले साल की 6 जनवरी। अच्छा, उसके बाद क्या है,
बुलेट नंबर 2 में लिखते हैं लिस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट इंक्लूडेड अ चेक डेटेड 15 जनवरी 2019 फ्रॉम अ डेटर अमाउंटिंग टू 35,000। डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या होता है? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट वो होते हैं जिसकी डबल एंट्री मैंने पास कर ली होती है लेकिन बैंक ने उसको ऐड नहीं किया होता। अब ये चेक 15 जनवरी 2019 की डेट रखता है। 15 जनवरी 2019 की डेट रखने का मतलब ये है कि उससे पहले मेरे अकाउंट में ऐड नहीं हो सकता, उससे पहले मेरा राइट इस्टेब्लिश नहीं होता ये पैसे रिसीव करने का। देयरफॉर मुझे डबल एंट्री बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट पास नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि ये डिपॉजिट्स एंड ट्रांजिट हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं, तो प्रोबेबली सवाल ये बताना चाह रहा है कि मैंने इसकी डबल एंट्री बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट पास कर दी है। अब उस एंट्री को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि मुझे वापस से डेटर्स को डेबिट 35,000 रुपये और बैंक को क्रेडिट 35,000 रुपये करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी ये बैंक चार्जेस ऑफ 3100 करेक्टली डेबिटेड बाई बैंक हैड बीन एडेड बैक। 3100 रुपीज़ के बैंक चार्जेस थे, करेक्टली डेबिटेड बाई बैंक। बैंक ने उसको सही से डेबिट किया हुआ है। हैड बीन एडेड, हैड बीन एडेड बैक। ठीक है। यानी कि मेरा जो बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट है, और बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट पे मैं 3100 रुपये के बैंक चार्जेस जो है वो ऐड बैक कर रहा था। हो सकता है मैंने बैंक स्टेटमेंट से अपना बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट बनाना शुरू किया हो और मेरे और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा हो, तो मैंने उसको ऐड बैक किया था। जबकि ये करेक्ट है चार्जेस और ये मेरे ही अकाउंट से बिलोंग करते हैं, तो इसकी मुझे एंट्री पास करनी होती है। बैंक चार्जेस मुझे अमूमन बाद में ही पता चलते हैं, तो उसकी एंट्री मुझे पास करनी होगी। तो ये एंट्री इसकी पास होगी। कोई रजिस्टर्ड स्टूडेंट मेरा हो तो वो मुझसे ये सारी क्वेरीज पूछ सकता है, मैं उसको बता दूंगा। तो ये सारी डबल एंट्रीज़ हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। इस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट थी, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने रफ फॉर्मेटिंग में किया है, वो आप जब आई कैप का सोल्यूशन देखोगे उससे फॉर्मेटिंग अच्छे से देख लेना। इसके बाद लिखा हुआ था कंप्यूट करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। सही वाला ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या होगा? अच्छा, गलत वाला ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 854,000। गलत वाला ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 854,000। अब आपने ऊपर जितनी भी एंट्रीज़ वगैरह पास करी हैं, जितनी भी करेक्शंस करी हैं, उनको अगर आप यहाँ पर पास कर लोगे तो आपकी सारी कहानी सही हो जाएगी। सच एस अगर हम पहले पार्ट से शुरू करते हैं, एक एंट्री हमने ये पास करी थी, ठीक है ना। इसमें पीएनएल का कोई आइटम हिट नहीं हो रहा, इसमें पीएनएल का कोई आइटम हिट नहीं हो रहा। दूसरी हमने करेक्टिंग एंट्री ये वाली पास करी थी, ठीक है ना। बीच बीच में वो डिस्कशंस आ रही हैं सारी, आप वीडियो लेक्चर देखते हुए नोट करो या आई के सोल्यूशन से देखो। इससे क्या हो रहा है कि भाई परचेजेस जो है ना वो क्रेडिट हो रही हैं, परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, यानी कि परचेजेस ओवर स्टेट हुई हुई थी। अब आपने उनको सही करा है, आपने परचेजेस को कम करा है। परचेजेस कम करूँगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो एक तो 9,000 रुपये आपके आ जाएंगे इस जगह से, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट को बढ़ाएंगे क्योंकि परचेजेस को आप कम कर रहे हो, सही है। अच्छा जी, दूसरा ये एंट्री आपने पास करी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने इन्वेंट्री की वैल्यू को कम किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सेल की शीट भी आप लोगों को मैं दे दूंगा। उसके बाद अगली एंट्री आपने पास की थी, ये भी हो गई। अच्छा जी, अगली एंट्री आपने पास करी थी सेल्स डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। सेल्स को आप कर रहे हो कम, आपने गलती से पहले ज़्यादा दिखाया हुआ था। तो सेल्स को अगर कम करोगे, सेल्स को कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, सेल्स को कम कर दोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ क्या है सर? अगली चीज़ जो है यहाँ पर ये एंट्री पास हुई थी मेरे ख्याल में, है ना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। आई गेस यही एंट्री पास हुई थी, है ना। तो इसमें क्या था? डिस्काउंट रिसीव 4100 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यानी कि डिस्काउंट आपने रिसीव किया था, डिस्काउंट आपने रिसीव किया था तो वो आपकी इनकम थी। अच्छा, अब एक बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि हमें कंप्यूट करना है करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट नेट प्रॉफिट। और ये भी मुझे जो दिया हुआ है ना 854,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार यहाँ पे तो वो वाले एक्सपेंसेस आएंगे जो परचेजेस वाली एंट्री है, परचेजेस वाली एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, सेल्स रेवेन्यू की एडजस्टमेंट है। बाकी चीज़ें जो होती हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में या ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती हैं। तो हम सिर्फ वो चीज़ें पिक करते हैं, सच एज़ हम डेप्रिसिएशन वगैरह वाली भी मालूमात को पिक
नहीं करेंगे। क्यों पिक नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कब आता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है। अलबत्ता अगर सवाल ये होता कि नेट प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट को सही करो तो ये सारी चीज़ें अकाउंट फॉर होती, जैसे कि दूसरे आपने पास पेपर के सवाल देखे, लेकिन इसमें तो ग्रॉस प्रॉफिट सही करना है ना, तो ये सारी ड्रामेबाजी यहाँ पे नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। डेप्रिसिएशन की करेक्शन है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड की करेक्शन है, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल है, ये कहानियाँ जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आती हैं। हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट सही करके बस शो करना। अच्छा जी, बैंक चार्जेस नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं। हाँ, ये वाली एंट्री जो है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त रिटर्न इनवर्ड्स 82,000 थे। रिटर्न इनवर्ड्स 82,000 रुपीज़ के थे, ठीक है ना? उसको आपने 92,000 दिखा दिया। तो रिटर्न इनवर्ड्स क्या चीज़ होती है? रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब ये है कि आपने किसी को चीज़ें बेची थी और वो वापस आ गई। इफ़ेक्टिवली रिटर्न इनवर्ड्स 82,000 के थे, लेकिन आपने उसको 99,000 दिखा दिया। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब आपकी जो सेल्स को आपने कम करना था, नेट सेल्स पे लाने के लिए आपको सेल्स को 82,000 से कम करना था। सेल्स रिटर्न 82,000 का था, आपने उसको 99,000 दिखा दिया, ज़्यादा दिखा दिया सेल्स रिटर्न को, तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। अब इसको सही करेंगे तो 99,000 माइनस 82,000, ये मैंने रिटर्न इनवर्ट्स को सही किया। रिटर्न इनवर्ट्स को सही करूँगा, रिटर्न इनवर्ट्स को 99 से 82 पे लेकर आऊँगा तो नेट सेल्स मेरी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेट सेल्स इंक्रीज़ होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। दूसरा, रिटर्न आउटवर्ड्स भी है। रिटर्न आउटवर्ड्स 99 था, उसको 82 दिखा दिया, यानी कि जो रिटर्न आउटवर्ड्स था वो जो है वो 99 था, उसको 82 दिखा दिया, यानी कि मैंने रिटर्न आउटवर्ड्स को कम दिखा दिया। अब रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेजेस से नेट होता है। आपके पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होना चाहिए, मैं बना भी दूंगा, ठीक है, अभी बना देता हूँ, बल्कि ये लो बना ही देता हूँ। देखो, सबसे पहले सेल्स, ठीक है ना? सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न्स को आप लेस करते हो। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से 100 रुपये की सेल्स है, 5 रुपये का सेल्स रिटर्न है, तो नेट सेल्स आ गई आपकी 90। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना? लेट से ओपनिंग स्टॉक जो है, यार, लेट से आपका जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 8 रुपये, ठीक है ना? परचेजेस है 6 रुपये, यहाँ पर परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है लेट से -2, यहाँ पे लिख दिया, 2 रुपये की परचेज रिटर्न है। अच्छा जी, ये आपका लब भला करे 12 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है 3 रुपये, ठीक है ना? तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा 9 रुपये होना चाहिए, 9 रुपये, ठीक है ना? अच्छा जी, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है, अब एक बार जो है ना इस पे थोड़ी सी मुशक्क़त करना कि भाई ये इंक्रीज़ होगा, अच्छा ये इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे लेट से इसको 100 नहीं, इसको हम 105 कर देते हैं। इसको 105 कर दिया तो देखो प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया, 91, क्योंकि ये बढ़ जाएगा, ठीक है ना? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स एक ही चीज़ है। रिटर्न इनवर्ड्स अगर कम कर दें, 5 है, 3 कर दें, प्रॉफिट पे देखना क्या होता है, 88 पर आ गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, ठीक है ना? ये ज़रा एक एक्सरसाइज आप लोग करना कि यार ये बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। इसी तरह से अभी रिटर्न आउटवर्ड्स डिस्कस करें, वो परचेज़ रिटर्न है। परचेज़ रिटर्न जो है वो 99, वो थी कितनी, वो 99 थी, आपने 82 पर रिकॉर्ड करी हुई है। तो जब आप अपनी रिटर्न आउटवर्ड्स को 99 थे जो, उसको 82 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको सही करोगे, यानी कि आप इसको बढ़ाओगे, 17,000 से बढ़ाओगे, 82 को 99 पे लाने के लिए 17,000 से इसको बढ़ाओगे, तो इसको बढ़ाने से क्या होगा, ये चीज़ बढ़ेगी ना। अगर ये चीज़ बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होता है। देखो, लेट से इसको -5 करते हैं, देखा, ये कम हो गया, ये बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरा रिटर्न आउटवर्ड्स इंक्रीज़ हो रहा है 99,000, क्योंकि सही अमाउंट थी, मैंने अभी 82,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं उसको 82 से 99 पे लेकर आता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 17,000 से बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी से डिस्कस किया है। बेसिक क्वेश्चंस या बेसिक लेक्चर्स तो आपके पास मौजूद हैं। अरे, बेसिक लेक्चर्स या बेसिक क्वेश्चंस तो आपके पास जो है वो मौजूद हैं, आई होप। तो उसे देखकर ना ज़रा आप फिर इसको सवाल को करिएगा,
आपका सही वाला प्रॉफिट 839,000 आएगा। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। एक दो बार वीडियो देखिएगा, बेसिक लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और इस स्पेसिफिक लेक्चर में डेप्रिसिएशन, IS2, BRS, सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं, तो सारी चीज़ें देख कर और फिर ये सवाल करिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये वाली शीट चाहिए, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0345 3086 312। अगर आप लोगों को ये वर्किंग वाली शीट चाहिए तो भी आप मुझे एक व्हाट्सअप करें, मैं आपको ये एक्सेल की शीट दे दूँगा जिसमें सारी चीज़ें लिंक हुई भी हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।